वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटॉप्स मेथड। यानी हम हिटॉप्स मेथड डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि दिखने से तो ये बहुत टफ लगता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि हिटॉप्स एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, वो है बेस्ड ऑन हिज रूल, हिटॉप्स रूल। हिटॉप्स रूल क्या है? वो कहता है कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयॉन्स मूविंग अवे फ्रॉम इट। ये रूल हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं वो अपैरेट्स जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस अपैरेट्स को आप गौर से देखो, ये है हिटॉप्स अपैरेट्स। इस अपैरेट्स में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली बात, आपको ये समझना कि ये वाला जो है, ये एनोड है, इसे हम एनोडिक कंपार्टमेंट कहते हैं। इसमें ये एनोड है और इस साइड में ये कैथोड है। तो यहां से यहां तक ये पूरी सेल है और बीच में इसके ये यू शेप्ड ट्यूब है, इसे हम कहते हैं मिडिल कंपार्टमेंट। अब ये एक सेल है और इस सेल को हम इन सीरीज विद कोलोमीटर, या सिंपली बोलूंगा ये मॉडिफाइड वोल्टमीटर, इसके साथ रखते हैं। कोलोमीटर में जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ये हम सिल्वर के रख सकते हैं, जिसे हम सिल्वर कोलोमीटर कहते हैं, या फिर कॉपर कोलोमीटर भी कह सकते हैं। और दोनों सेल्स सीरीज में है और दोनों सेल्स को हम जोड़ते हैं एक बैटरी के साथ में। तो इसका मतलब जितना करंट इसमें पास होगा इस सेल में, उतना ही करंट इस सेल में भी पास होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि हमें अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो, सपोज हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में हमें Ag और NO3 का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे, सॉल्युबल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम इसमें डाल देंगे, इस अपैरेट्स में फिल कर देंगे। क्लियर? फिल करने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि एनोडिक कंपार्टमेंट का सोल्यूशन कैथोडिक कंपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए और कैथोडिक कंपार्टमेंट का सोल्यूशन एनोडिक कंपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। सोल्यूशन यहाँ पे भी हम वही भरते हैं, यहाँ पे भी वही सोल्यूशन भर दी जाती है और यहाँ पे भी वही सोल्यूशन भर दी जाती है, सेम कंसंट्रेशन। और याद रखना, हम एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले भी कंसंट्रेशन चेक करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में भी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं बाय टाइट्रेशन। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इन कंपार्टमेंट्स में आपको दिख रहे होंगे ये नॉब्स, यहाँ पे नॉब है, यहाँ पे नॉब है, यहाँ पे नॉब है और यहाँ पे भी नॉब है। ठीक है, इन नॉब्स का जो काम है वो है, इनसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। इससे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं या इससे सोल्यूशन निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर कंपार्टमेंट, ये याद रखना। ठीक, उसके बाद में हमने सोल्यूशन फिल कर दिया, जिस सोल्यूशन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। उसके बाद में ये नॉब जो, ये वाला नॉब और ये नॉब, ये खुला रख दिया जाता है। सोल्यूशन आपस में कांटेक्ट में रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये खोल दिया जाता है ये नॉब, ताकि सोल्यूशन आपस में कांटेक्ट में रहे। उसके बाद में इसके थ्रू करंट पास की जाती है 0.01 एम्पियर से 0.02 एम्पियर तक। 0.01 एम्पियर से लेके 0.02 एम्पियर की करंट पास की जाती है। ठीक है, कितनी देर के लिए? 2 to 3 आवर्स के लिए। यहाँ तक समझ में आया? तो जब हम करंट पास करेंगे तो इसमें अच्छी खासी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में एनोड्स जाएंगे, ये एनायंस आएंगे और यहाँ पे आएंगे कैटायंस। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या फॉल होगी।
तो फॉल इन कंसंट्रेशन हमें मेजर करना है। क्लियर? यहां तक तो क्लियर आया, समझ में आया? शाबाश। अब इसके थ्रू करंट पास करने के बाद में, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, हम एनोडिक सॉल्यूशन को निकालते हैं, उसका वजन करते हैं और उसमें उसको टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करते हैं, सपोज अगर AgNO3 है यहाँ पे, तो हम अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में या सोडियम थायोसाइनेट के साथ में इसका टाइट्रेशन करते हैं, या सॉरी पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में इसका टाइट्रेशन करते हैं। और यहाँ से भी सोल्यूशन निकाल दिया जाता है, उसका भी टाइट्रेशन किया जाता है। अब यहाँ का जो सोल्यूशन है ना, उसको इसलिए टाइट्रेट किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंट सही हुआ है कि नहीं। याद रखना, इस कंपार्टमेंट की अगर कंसंट्रेशन सेम है जैसे पहले थी, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सही हुआ है। अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना। और सोल्यूशन निकालने से पहले इनमें से ये नॉब्स, ये जो है, ये वाले नॉब्स ये बंद किए जाते हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। इसी दौरान यहां पे जो ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये जो कोलोमीटर है, कोलोमीटर में सिल्वर इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड होगा, उसका वजन किया जाता है। यानी उसमें देखा जाता है कि इसका वेट कितना बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिपोजिशन होती है। किसकी डिपोजिशन होती है? सिल्वर नाइट्रेट की, क्योंकि सोल्यूशन इसमें भी भर दिया जाता है। सिल्वर की डिपोजिशन होती है इस पे, या अगर हमने कॉपर नाइट्रेट लिया, कॉपर क्लोराइड लिया, तो कॉपर की डिपोजिशन होती है। तो हम यहाँ पे सिल्वर ही लेंगे ताकि जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाए। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि क्या किया हमने। ठीक है, करंट पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, उसके बाद में हमने देखा कि कंसंट्रेशन चेंज कितनी हुई है, यानी फॉल इन कंसंट्रेशन हमें देखना है सिंपली। और इन फॉल इन कंसंट्रेशन कहाँ पे देखते हैं हम? सिर्फ यहाँ पे एनोड में, एनोडिक कंपार्टमेंट की फॉल इन कंसंट्रेशन। क्लियर? चलो अब आगे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अब करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो हमने इस अपैरेटस में लिए, वो हम दो तरह के ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के भी ले सकते हैं, अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनको हम कहते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स, यानी जो इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्ट नहीं करते। तो पहले हम यही लेंगे। हम सपोज हमने वहां पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था सेल में, कोलोमीटर में नहीं, कोलोमीटर में हमें सिल्वर या कॉपर लेना, ये याद रखना। ठीक है, सपोज हमने वहां पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए थे। अब कैलकुलेशन इस तरह करेंगे, अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल नहीं है तो फिर कैलकुलेशन अलग आएगी, अगर इलेक्ट्रोड्स पे अटैक होता है तो फिर कैलकुलेशन अलग आएगी। मैं पहले सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। सपोज इलेक्ट्रोड पे कोई अटैक नहीं हुआ, सिंपल सी कैलकुलेशन हम देखेंगे। मैं देखूंगा कि वेट ऑफ AgNO3 बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी मैंने टाइट्रेशन किया सॉल्यूशन का, उसमें मैंने कंसंट्रेशन देखा AgNO3 का, उसके बेसिस पे मैंने उसका वेट निकाला और मैं देखता हूं कि वेट ऑफ AgNO3 बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज या सॉल्वेंट इज x ग्राम। सपोज पहले x ग्राम था, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, यानी करंट इसके थ्रू पास किया, उस वक्त जो AgNO3 का जो वेट है वो है y ग्राम। तो इसका मतलब x में से अगर हम y ग्राम निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने ग्राम यहाँ पे कम हुए या लॉस हुए। समझ में आ रही है बात? यानी पहले हम विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे कितना AgNO3 था, उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कितना AgNO3 बचा, उससे हमें पता चल जाएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ या कितना वजन कम हुआ। सपोज वहां पे जो वजन कम हुआ है वो है इनिशियल माइनस फाइनल, यानी x माइनस वाई ग्राम ऑफ AgNO3 वहां पे कंज्यूम हुआ है या इलेक्ट्रोलाइज हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, x माइनस वाई ग्राम जो रह गया है। ठीक है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, या मैं बोलूंगा फॉल इन कंसंट्रेशन, ये बात याद रखना। अब आप इस वजन को ग्राम इक्विवेलेंट्स पे भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो यही याद रख सकते हैं, ये चीजें याद ना रखे तो चलता है।
क्योंकि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। अब देखो, मान लो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स में निकालना हो तो मैं करूंगा वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। सिल्वर नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट है 170, तो ये बन जाएगा वेट डिवाइड बाय 170। वो मान लो Z ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgNO3। अब उन Z ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgNO3 में मैं निकाल सकता हूं कि Ag का कितना इक्विवेलेंट वेट होगा। सिंपल सी बात है ना। सपोज 170 में से मुझे 108, क्योंकि 108 जो ना इक्विवेलेंट वेट है सिल्वर का, 170 मुझे 108 ग्राम सिल्वर देता है। तो सपोज x माइनस वाई डिवाइड बाई 170 कितना देगा, ये मैं निकाल सकता हूँ। ये बहुत ईजी है। सपोज वो है B ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। फिलहाल आप ये दोनों याद रखो कि रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है x माइनस वाई सिल्वर नाइट्रेट या B ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। बस यहां तक याद रखना। अब मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं आगे भी। यहां तक तो हो गया। अब देखते हैं, सपोज कोलोमीटर जो है उसमें जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो है C ग्राम। ये याद रखना, C ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है कोलोमीटर में। दोनों अपैरेटस में सेम इलेक्ट्रिसिटी जाती है। जितना सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिसोसिएट होगा या इलेक्ट्रोलाइज होगा, उतनी ही इलेक्ट्रोलिसिस वहां पे भी कोलोमीटर में भी, ठीक है। नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये मैं बता दूंगा। अब मान लो टोटल वेट ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड डिवाइड बाय वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड हमें निकालना। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा फिर वो बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, यानी वेट ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय वेट ऑफ Ag बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। सिंपल सी कैलकुलेशन, ये तो सिंपल सा है, फंडा है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मैं लिखूं अब टोटल वेट ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड, वो बराबर आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा मल्टीपल, यानी वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड। वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इन कोलोमीटर हमने पहले ही निकाला, वो है C, इसलिए मैंने यहाँ पे C लिख दिया, ठीक है। हो गया, बिल्कुल सिंपल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 इज 170, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज 108 और इनटू करेंगे C, ये मान लो ये है W ग्राम। तो अब आप सिंपल इतना समझ लो कि जो वेट ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज हुआ टोटल, वो बराबर होगा W ग्राम, ठीक है। W ग्राम वेट इलेक्ट्रोलाइज हुआ AgNO3 का। और एनोडिक सोल्यूशन से AgNO3 जो गायब हुआ, यानी लॉस हुआ या डिक्रीज हुआ यानी कंसेंट्रेशन, वो रखेंगे हम x माइनस वाई के बराबर, ठीक है, x माइनस वाई। तो लॉस इन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाय टोटल AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड जो है वो है W ग्राम, x माइनस वाई ग्राम और ये W ग्राम। बस इतना आपको याद रखना है। अब मुझे अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है सपोज सिल्वर का, तो क्या करूंगा मैं, या कैटायन का, मैं करूंगा फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड, क्योंकि ये कैटायन है या मैं बोलूंगा पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन एनोड से ही दूर भागेगा। मैं बोलूंगा इसका अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, मैं कहूंगा ऐसा कहूंगा कि फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय फॉल इन कंसेंट्रेशन, टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड प्लस एनोड, या मैं बोलूंगा टोटल AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड। सिंपल सी बात है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन वो बराबर होगा फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड, यानी AgNO3 का एनोडिक सोल्यूशन से कितना कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, वो हमने देखा वो है बराबर x माइनस वाई ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय फॉल इन कंसेंट्रेशन, टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन या टोटल AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड, वो हमने अभी निकाला यहाँ पे, वो है बराबर W ग्राम। तो इसका मतलब TAg पॉजिटिव यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव होगा बराबर x माइनस वाई डिवाइड बाय W। या अगर मैं डायरेक्ट सिल्वर के फॉर्म में भी लिखूं इक्विवेलेंट फॉर्म में, तब मैं लिख सकता हूं B डिवाइड बाय W, जो हमने उधर किया। ये जरूरी नहीं है, आप इतना याद रख लो, काफी है, ठीक है।
ये हो गया सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो हमें मालूम है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, है ना। तो फिर TA या TNO3, क्योंकि एनायन यहाँ पे NO3 नेगेटिव है, वो बराबर आएगा 1 माइनस TAG पॉजिटिव। और TAG पॉजिटिव हमने ऊपर निकाला, वो बराबर है x माइनस वाई डिवाइड बाई W। तो वो बराबर हो जाएगा फिर, यानी TA जो है TA या TNO3 नेगेटिव बोलूंगा मैं, वो बराबर होगा 1 माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाई W। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन, निकल गया एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक, बहुत ही सिंपल। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी तरह का इलेक्ट्रोड। मान लीजिए इलेक्ट्रोड अगर अटैकेबल है, यानी हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड सेल में नहीं लिया था, हमने लिया था वहां पे मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रोड। कोलोमीटर में नहीं, कोलोमीटर में आपको सिल्वर ही रखना है या कॉपर रखना है। ठीक है, अब मैं सेल की बात कर रहा हूं, हिट ऑफ सेल में। अब अगर ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं मैं, अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है, मान लीजिए हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड एनोडिक कंपार्टमेंट नहीं लिया था बल्कि लिया था सिल्वर का, तो क्या होगा। पहले मान लीजिए वहां पे इस एनोडिक कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन थी वहां पे 5 Ag पॉजिटिव थे, 5 NO3 नेगेटिव थे, तो सोल्यूशन न्यूट्रल था। मैं बोलूंगा वहां पे कंसंट्रेशन थी 5 पेयर्स की, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, यानी वहां पे कंसंट्रेशन थी x ग्राम सपोज। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वहां पे कुछ नेगेटिव आयन आए, सपोज नाइट्रेट आयन आया। नाइट्रेट आयन जब सिल्वर के नजदीक आएगा तो वो सिल्वर को डिसॉल्व करेगा, क्योंकि वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर से Ag इलेक्ट्रोड से Ag पॉजिटिव निकालेगा। ठीक है, और ये बनाएगा नया सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे 5 के बदले में 6 पेयर्स बन गई, यानी 1 पेयर और एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो इसका मतलब पहले कंसंट्रेशन जो थी वो थी x, लेकिन जो नई कंसंट्रेशन है वो है y। पहले 5 ही पेयर्स थी वहां पे सोल्यूशन की, अब यहाँ पे 6 पेयर्स हो गई। तो इसका मतलब वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद की जो कंसंट्रेशन है यानी y दैट इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई इसमें, तो आप बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी y माइनस x। पहले x था फिर y, अब 6 में से ये 5 निकालो तो 1 आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई, है ना। बहुत सी सिंपल है। ठीक, तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोलोमीटर की और एनोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन सेम है, यानी W। क्यों? क्योंकि कोलोमीटर में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, या वहां पे सपोज डिपोजिशन हो रहा है, तो यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर। क्योंकि जितना करंट कोलोमीटर में जा रहा है उतना करंट एनोड के थ्रू भी जा रहा है, इस सेल में भी जा रहा है ना। तो ऐसा हमें लगता है कि जितना वहां पे वेट डिपॉजिट होगा उतना ही यहाँ पे जमा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिल्वर आयन्स एनोडिक कंपार्टमेंट से माइग्रेट भी करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कोलोमीटर की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ आयन्स भाग भी जाएंगे। मान लीजिए पहले 10 थे, फिर नए 2 आ गए, हो गए 12, लेकिन 12 में से सपोज 3-4 आयन्स चले गए, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे 12 आयन्स है। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 12 में से भी कुछ माइग्रेट हो गए, है ना, कुछ माइग्रेट हो गई। अब मान लीजिए 3 माइग्रेट हो गए, तो वहां पे सिर्फ 9 ही रह जाएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये मैं बोलूंगा कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड जो होगा वो होगा टोटल आयन्स में से हम माइनस करेंगे जो माइग्रेट हुए। माइग्रेट मतलब यानी आने वाले नए जो इंक्रीज हुई ना, इंक्रीज, टोटल में से इंक्रीज को माइनस कर देंगे, बाकी जो रहे वो इसकी फॉल इन कंसंट्रेशन है, यानी जो उधर जाएंगी। आने वालों को टोटल में से माइनस कर दो तो आपको ये पता चलेगा कि उधर कितने चले गए। ठीक है,
इसको बोलूँगा फॉल इन कंसंट्रेशन, वो बराबर आएगा W यानी टोटल माइनस इंक्रीज यानी Y माइनस एक्स इंक्रीज। ठीक, इंक्रीज माइनस कर दो। तो फिर ट्रांसपोर्ट नंबर किसके बराबर आएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा फॉल इन कंसंट्रेशन। फॉल इन कंसंट्रेशन है बराबर W माइनस Y माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई टोटल AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड, वो हमें मालूम है कि वो बराबर है W की, यानी टोटल वेट कितना इलेक्ट्रोलाइज हो वो है W की। तो आप W माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई W कर दो तो आपको ट्रांसपोर्ट नंबर आप Ag पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर आप Ag करेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर आप नाइट्रेट आयन, क्योंकि TA जो है एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो बराबर है 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन का तो हमें मिल गया, अब एनायन को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको ज़्यादा ही टफ लग रहा है तो आप नॉन अटैकेबल वाला छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, आप ये अटैकेबल वाला छोड़ सकते हैं, नॉन अटैकेबल वाला वहाँ तक याद रख सकते हैं, वो भी एक तरीका है, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।